दृष्टि, बाहर जो तूफान है वो कुछ भी नहीं है उस तूफान के सामने जो संसद के भीतर उठता है। जब आर्टिकल 99 का उल्लंघन होता है, संविधान का भाग 5 विशेषकर अनुच्छेद 99 से 111 सिर्फ नियम नहीं है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर भारत का लोकतंत्र चलता है। अगर इसमें एक भी बग आ जाए तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। हम संसद के चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, आर्टिकल्स 99 टू 111। लेकिन सच कहूं तो आर्टिकल 99 जो सिर्फ शपथ के बारे में है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये तो बस एक रस्म है ना? मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, बस एक रस्म। दृष्टि, 2024 का वो मंजर याद करो जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र बैठा था। उस दिन जो हुआ उसने साबित कर दिया कि आर्टिकल 99 कोई रस्म नहीं बल्कि संसद का प्रवेश द्वार है। अगर गेट पर ही गलती हुई तो अंदर जाने का रास्ता बंद। आर्टिकल 99 कहता है, संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति, जिसे हम प्रो टेम स्पीकर कहते हैं, के समक्ष शपथ लेगा। ये शपथ तीसरी अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन 2024 में क्या हुआ? कई सांसदों ने शपथ लेते समय अपनी विचारधारा का प्रदर्शन किया। किसी ने शपथ के बाद कहा जय फिलिस्तीन, किसी ने कहा जय हिंदू राष्ट्र, तो किसी ने कहा जय संविधान। हाँ, याद आया। असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा था और उस पर बहुत हंगामा हुआ था। क्या उनकी सदस्यता खतरे में थी? यही तो पेंच है। ये एक क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप है। क्या शपथ के दौरान नारे लगाना संविधान का उल्लंघन है? 2024 के उस वाक्य के बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने उन शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया था। लेकिन सवाल कानूनी था। आर्टिकल 99 के तहत टेक्स्ट का अक्षरशः पालन जरूरी है। अगर आपने टेक्स्ट बदला तो शपथ अवैध है। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट सही पढ़ा और उसके बाद कुछ जोड़ा, संवैधानिक विशेषज्ञ बटे हुए थे। लेकिन इसका रिपल इफेक्ट देखो क्या हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत नियमों में संशोधन किया। उन्होंने निर्देश 1 में एक नया क्लॉज जोड़ा। एक सदस्य को बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय के बिना निर्धारित फॉर्म में ही शपथ लेनी होगी या प्रत्यज्ञान करना होगा। अ मेंबर शैल टेक ओथ विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो अब सख्ती से कोई नारे न हो, न पहले न बाद में। बिल्कुल, ये 2024 का अपडेट है। अब आते हैं आर्टिकल 100 पर। सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। दृष्टि, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? बहुमत। सही। आर्टिकल 101 कहता है कि सभी निर्णय बहुमत से होंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, स्पीकर का वोट। स्पीकर या चेयरमैन सामान्य स्थिति में वोट नहीं डालते, वे न्यूट्रल अंपायर हैं। लेकिन जब मामला बराबरी पर आ जाए तो वे अपना निर्णायक मत डालते हैं। ये वोट गतिरोध को तोड़ने के लिए होता है। भारतीय संसदीय इतिहास में इसका इस्तेमाल न के बराबर हुआ है। ये कुर्सी की सर्वोच्च निष्पक्षता को दर्शाता है। लेकिन 2024 में एक और इतिहास बना। दशकों बाद स्पीकर के पद के लिए चुनाव की नौबत आई। आमतौर पर यह सर्वसम्मति से होता है, लेकिन इस बार विपक्ष ने के सुरेश को ओम बिड़ला के खिलाफ खड़ा किया। हालांकि अंत में ध्वनि मत से ओम बिड़ला जीत गए। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि आर्टिकल 100 सिर्फ कोरम के बारे में नहीं, ये सदन की शक्ति संघर्ष की कहानी भी है। एंट्री हो गई, अब बात करते हैं एग्जिट की। एक सांसद अपनी कुर्सी कैसे खोता है। अब हम डेंजर जोन में प्रवेश कर रहे हैं। आर्टिकल्स 101 से 104, सदस्यों की अयोग्यताएं। दृष्टि, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2025 में एक सांसद की कुर्सी खतरे में क्यों पड़ी थी तो तुम क्या कहोगी? शायद दल बदल। वो तो है ही, लेकिन एक और कारण है, अनुपस्थिति। आर्टिकल 1014 कहता है, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट रिक्त घोषित कर सकता है। हाल ही में 2025 में पंजाब के खड़ूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह का मामला चर्चा में आया। वे जेल में थे और संसद सत्र अटेंड नहीं कर पा रहे थे। उनकी अनुपस्थिति 60 दिनों के करीब पहुंच रही थी। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि उन्हें अपनी सीट बचाने के लिए संसद जाने की परमिशन दी जाए। ये एक बेहतरीन रियल लाइफ केस है। याद रखना, 60 दिनों की गणना में वो दिन नहीं गिने जाते जब सदन 4 दिनों से अधिक के लिए स्थगित या सत्रावसान हो। और अगर कोई सदस्य इस्तीफा दे दे, जैसे कर्नाटक में हुआ था? बिल्कुल सही। आर्टिकल 1013B, इस्तीफे के मामले में स्पीकर की शक्ति।
केस याद रखना, श्रीमंत बाला साहेब बाटिल बनाम माननीय स्पीकर, कर्नाटक विधानसभा 2019। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्पीकर को ये जांचने का अधिकार है कि इस्तीफा असली है या दबाव में दिया गया है, लेकिन स्पीकर इस्तीफे को अनिश्चित काल तक लटका नहीं सकते। सबसे महत्वपूर्ण, अयोग्यता का मतलब ये नहीं कि वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। और आर्टिकल 102 अयोग्यताएं? आर्टिकल 1021 में 5 आधार हैं। ए, लाभ का पद। बी, विकृत चित्त, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित। सी, दिवालिया। डी, भारत का नागरिक न होना। ई, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य, जैसे आरपीए एक्ट 1951। लेकिन असली विलेन है आर्टिकल 1022, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, 10th शेड्यूल। यहां महाराष्ट्र राजनीतिक संकट 2022-23 बहुत अहम है। केस सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल। सुभाष देसाई केस 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट बुलाने का फैसला गलत था, क्योंकि उनके पास कोई ठोस आधार नहीं था। लेकिन क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कोर्ट उन्हें बहाल नहीं कर सका। अभी 2025-26 में भी तेलंगाना में बीआरएस विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर स्पीकर द्वारा अयोग्यता याचिका पर निर्णय न लेने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को एक उचित समय सीमा के भीतर फैसला लेना ही होगा। पॉलिटी तो गेम ऑफ थ्रोन्स ही है दृष्टि, और संविधान उसके नियम है। और आर्टिकल 103 ये बस इतना कहता है कि दल बदल को छोड़कर बाकी अयोग्यताएं, जैसे लाभ का पद, पर फैसला राष्ट्रपति लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग की राय पर। ये राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। और आर्टिकल 104 ये बस एक जुर्माना है, 500 रुपए प्रतिदिन, अगर कोई अयोग्य व्यक्ति सदन में बैठता है। अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जहां हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल पुराने कानून को पलट दिया। आर्टिकल्स 105 और 106, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। आर्टिकल 1052 कहता है, संसद में कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट के संबंध में किसी सदस्य के खिलाफ किसी भी कोर्ट में कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी ऊपर है, ये एक कवच है। हाँ सर, 1998 का पीवी नरसिम्हा राव केस मुझे याद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई सांसद रिश्वत लेकर भी वोट देता है तो उसे इम्यूनिटी मिलेगी। रुको, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करो दृष्टि। वो इतिहास था। 4 मार्च 2004, तारीख याद रखना। सीता सोरेन बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, ने उस 1998 के फैसले को पलट दिया, ओवर रूल किया। कोर्ट ने कहा, रिश्वत लेना विधायी कार्य का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ब्राइबरी इज नॉट एन एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन। कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया, अनिवार्यता परीक्षण, द एसेंशियलिटी टेस्ट। विशेषाधिकार सिर्फ उन कार्यों के लिए मिलेगा जो सांसद के काम के लिए अनिवार्य है। रिश्वत लेना अपराध है, विशेषाधिकार नहीं। आर्टिकल 105(2) अब सांसदों को रिश्वतखोरी के मुकदमों से नहीं बचाता। अगर आपने पैसा लिया तो अपराध उसी क्षण पूरा हो गया। द ऑफेंस इज कंप्लीट अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राइब, चाहे आपने बाद में वोट दिया हो या नहीं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब अब वोट के बदले नोट जैसे मामलों में कोई सांसद नहीं बच पाएगा। बिल्कुल नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र की शुचिता के लिए एक गेम चेंजर है। साथ ही आर्टिकल 105 के तहत सांसदों का निलंबन भी आता है। 2023 के शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों का निलंबन, और राघव चड्ढा का मामला याद रखना, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकालीन निलंबन पर सवाल उठाए थे। और आर्टिकल 106, सदस्यों के वेतन और भत्ते। तुम्हें पता है, मार्च 2025 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी की गई है। अब उनका मूल वेतन 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,24,000 रुपए प्रतिमाह हो गया है। ये 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी माना गया। सोचो, एक तरफ आर्टिकल 105 में सख्ती और दूसरी तरफ आर्टिकल 106 में प्रमोशन। अब हम फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं, कानून बनाने की फैक्ट्री। आर्टिकल्स 107 से 111, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। आर्टिकल 107, विधेयकों को पेश करने और पारित करने के उपबंध। साधारण बिल किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, यानी डेडलॉक हो जाए तो आर्टिकल 108, संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग। सही, इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रीलिम्स का फेवरेट सवाल है। पदानुक्रम याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष, अगर वो नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति,
नोट, राज्यसभा के सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। सर, क्या आज तक कभी जॉइंट सिटिंग हुई है? सिर्फ 3 बार बिल पास हुए हैं। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक पोटा 2002। लेकिन याद रखना, धन विधेयक यानी मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। यहीं पर आता है सबसे विवादित आर्टिकल 110, धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 110(1) में टैक्स, उधार, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड जैसे मुद्दे हैं। अगर बिल में सिर्फ यही प्रावधान है तो वो मनी बिल है। मनी बिल में राज्यसभा की शक्तियां काट दी गई हैं। आर्टिकल 109 में राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, न रिजेक्ट कर सकती है, न अमेंड। विवाद क्या है? सरकारें कई बार विवादास्पद बिलों को मनी बिल का टैग लगाकर पास करा लेती हैं ताकि राज्यसभा को बाईपास किया जा सके, जैसे आधार एक्ट 2016। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे सही माना था, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसे संविधान के साथ धोखा यानी फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अभी 2024-25 में भी सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच यानी सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है कि क्या पीएमएलए संशोधनों को मनी बिल के रूप में पास करना सही था। सर, धन विधेयक और वित्त विधेयक में फर्क क्या है? अक्सर कंफ्यूजन होता है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखना, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। आखिरी पड़ाव, बिल पास हो गया, अब क्या? आर्टिकल 111, विधेयकों पर अनुमति यानी असेंट टू बिल्स। जब बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं: अनुमति देना यानी असेंट, अनुमति रोक लेना यानी विदहोल्ड असेंट, पुनर्विचार के लिए लौटाना यानी निलंबनकारी वीटो। नोट, मनी बिल को लौटा नहीं सकते। अगर संसद उसे दोबारा पास कर दे तो राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। लेकिन एक छुपा हुआ वीटो भी है, जेबी वीटो। संविधान में कोई समय सीमा यानी टाइम लिमिट नहीं लिखी है। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन सर, आजकल राज्यों में गवर्नर और सरकार के बीच बिलों को लेकर बहुत झगड़े हो रहे हैं, जैसे तमिलनाडु और केरल में। शानदार सवाल। राज्यों के लिए आर्टिकल 200 है, जो आर्टिकल 111 का मिरर है। 2024-2025 में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यपालों जैसे सीवी आनंद बोस ने कई बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया या रोक लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यानी जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने हाल ही में बहुत कड़ा फैसला दिया है। यथाशीघ्र का मतलब है कि गवर्नर बिल को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। गवर्नर बिल को मार नहीं सकते। अगर वे विदहोल्ड असेंट करते हैं तो उन्हें बिल को विधानसभा को लौटाना ही होगा। अगर विधानसभा दोबारा बिल पास करती है तो गवर्नर को अनुमति देनी ही होगी। अभी हाल ही में यानी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल और पश्चिम बंगाल के कुछ बिलों पर अपनी अनुमति रोक ली यानी विदहेल्ड असेंट। ये आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति की एब्सोल्यूट वीटो पावर का ताज़ा उदाहरण है। तो दृष्टि, हमने आज क्या डिकोड किया? संसद सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये आर्टिकल्स 99 से 111 के धागों से बुना हुआ एक जाल है। आर्टिकल 99 शपथ की पवित्रता, कोई नारे नहीं, 2024 का नियम। आर्टिकल 101 कुर्सी का खतरा, अमृतपाल सिंह केस 2025, 60 दिन अनुपस्थिति। आर्टिकल 105 विशेषाधिकार की सीमा, रिश्वत के लिए कोई माफी नहीं, सीता सोरेन केस 2024। आर्टिकल 110 धन विधेयक का विवाद, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग 2025। ये आर्टिकल्स रूखे सूखे नियम नहीं हैं, ये जीवित कहानियां हैं। थैंक यू सर। अब ये आर्टिकल्स किताब के पन्ने नहीं बल्कि एक फिल्म के सीन्स लग रहे हैं। और हाँ, टेस्टक्यू ऐप पर भारत भूगोल का सिनेमैटिक वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें रोज क्लासेस अपडेट हो रही हैं। जय हिंद।